रहते पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। और ट्रंप के बाद अगर किसी ने इसके बारे में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बताया तो वो कौन थे? वो थे शहबाज शरीफ। हम ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो जेम्स बॉन्ड हैं, वो इस युद्ध में पाकिस्तान ने ऐसी भूमिका अदा की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखा, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे और गल्फ कंट्रीज के साथ। भारत बिना ये युद्ध लड़े अपने प्रधानमंत्री और उनकी कोटरी की पूरी तरह से इजराइल शरण नीति की वजह से इजराइल का गुलाम बना और ये युद्ध बिना लड़े हार गया। ईरान की पूरी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व दांव पे लगा था। तब भारत ने ईरान का दिल से साथ नहीं दिया, ये तो हमें मानना पड़ेगा। हमने तो अपने नौसैनिकों के लिए नहीं कर पाए भाई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे 3 सेलर मरे पड़े हैं, वहां से ला नहीं सके, उनके डेड बॉडीज नहीं ला रहे अमेरिका के डर से। क्योंकि अगर कोई फादर है और हमारा देश मदर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेक्सुअल मतलब क्या होता है? यानी ये बहुत गलत है। 2026 आते आते हम एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री के रूप में एशिया में जी रहे हैं। हमारे पड़ोसी सारे देश हमसे आगे जा चुके हैं और वहाँ पाकिस्तान ने एक तरह से विदेश नीति में हमसे आगे जा चुका है। चाइना तो उनके साथ है ही, अब अमेरिका और ईरान भी उनके साथ है। ईरान की जीत मतलब चाइना, रशिया, पाकिस्तान एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है पाकिस्तान के। आज हमारा अमेरिका दोस्त नहीं बॉस है। भारत एक पूरे एशिया में सबसे एक दुर्बल देश बन के उभर आया। इन 12 सालों में पूरी तरह से हम मिट्टी में मिल गए, ये सारे हित भारत के। जो इजराइल की अब हालत होगी उससे बुरी हालत भारत की होगी। हमें एक संप्रभुता वाला और एक पावरफुल नेशन कहलाने का हक नहीं रहता। आज 2-3 इशू हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं और अभी जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर तमाम दुनिया बात कर रही है वो है ईरान और अमेरिका के बीच हुई इस पीस डील की जो 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में साइन होने जा रही है। आप ये देखिए कि कैसे 105 दिनों के अंदर कैसे एक जो सुपर पावर है वो धराशाही होता हुआ नजर आया है एक ऐसे कंट्री के सामने जिसके ऊपर 40 साल से सैंक्शंस लगे हुए थे। ईरान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अगर आप डट कर मुकाबला करें, अपने आप को तैयार करें, तो ये सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर जो है वो कैसे घुटनों पर आ सकती हैं। अब आप ये देखिए कि जो शर्तें हैं और जिन पर साइन होने जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रीज एसेट्स हैं ईरान की उनको छोड़ने जा रहा है, उनको रिलीज करने जा रहा है अमेरिका। हॉर्मुज वो कह रहे हैं ट्रम्प के फ्राइडे से खुल जाएगा पूरी तरीके से, और भी कई इसके पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मोदी जी के जो दोस्त हैं उनकी इज्जत कैसे पूरी दुनिया के सामने तार तार हुई है, उनको मुंह की खानी पड़ी है। और इजराइल जो कि दूसरे दोस्त हैं मोदी जी के, जिनको थैंक यू करते वो नहीं थक रहे हैं, उनके अपने ही देश में उनकी थू थू हो रही है कि आखिर इस सब से उन्होंने हासिल क्या किया है। इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी कि कैसे मोदी जी के रहते पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप ये देखिए शहबाज शरीफ ये बता रहे हैं कि वो कैसे पीस डील नेगोशिएशन उसमें लगातार उसने मेन लीड ली। और ट्रंप के बाद अगर किसी ने इसके बारे में ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बताया तो वो कौन थे? वो थे शहबाज शरीफ। राजू जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं आप इसको, ईरान की इस जीत को? दूसरा, इसमें आपने याद होगा और कई बार हमारी आपसे बात हुई कि कैसे जाने जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे कुछ घंटे पहले ही, 2-3 दिन पहले ही मोदी जी इजराइल गए थे। तो एक तरफ तो ये देखिए कि उनके दोस्त जो हैं, जिनको दोस्त कहते नहीं थकते, उनका क्या हश्र हो रहा है, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान कितने इंपॉर्टेंट रोल में यहाँ पर आ गया है। ये रोल भारत भी निभा सकता है। या बुशरा जी, ऐसा है कि ये ईरान के साथ पीस डील जो होने जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, उसके कई पहलू है और उस पहलू का हमें अगर सही तरीके से आकलन करना होगा। अगर नहीं करते हम तो भारत के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है और वो हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि हम ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। हमारे प्रधानमंत्री और उनके जो जेम्स बॉन्ड हैं वो, और उनके साथी जो कोटरी है उनकी वो, और आरएसएस। खैर, मैं उस पर तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि ईरान सत्य के पक्ष में था, इसलिए ईरान की विजय निश्चित था। हम पहले से बोल रहे थे कि ईरान ने जो जंग लड़ी वो उन पर हमला हुआ, उनके देश पर, उनकी सीमाओं पर, उनकी ताकत पर, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी सादगी पर और उनके अपने देश के प्रति वफादारी पर। वो इजराइल और अमेरिका ने आत्मरक्षा के युद्ध नहीं किया था। अमेरिका कहाँ और ईरान कहाँ? तो भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ईरान के साथ अमेरिका को किसी भी तरह से युद्ध करने का कोई जरूरी नहीं थी। वो अमेरिका इस युद्ध में इसलिए उतरी क्योंकि इजराइल ने उतारा। इजराइल के अध्यक्ष नेतन्याहू और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है वो अपने राजनीतिक पूरी सफर में 40-45 साल के एक ही चीज ढूंढते रहे जिंदगी भर, वो ईरान के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी रखने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति। वो जब उनको मिला
तब उन्होंने उसको युद्ध करने के लिए उतारा, और ये उसका हश्र ये हुआ कि वो अमेरिका जो सामरिक दृष्टि से बहुत पावरफुल है और एक न्यूक्लियर पावर है, और इजराइल जो भी न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है और आयरन डोम के लिए जिसको जाना जाता है, ये दो न्यूक्लियर पावर वर्सेस ईरान जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, इस युद्ध में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये मानना पड़ा कि ईरान के सारे एसेट्स फ्रोजन जो है वो उसको खोल देने हैं, उनके पैसे वापस करने हैं, उनको इतना बड़ा मुआवजा देना है कि जो इतिहास में सोच नहीं सकते थे हम, और ऊपर से सारे गल्फ कंट्रीज को अब इसके बाद इसराइल को डर के रहने की जरूरत नहीं, उनको ईरान का खौफ खाना है। और अमेरिका ने जो मध्य पूर्व में यानी हमारे वेस्ट एशिया में जो अपना बेड़ा जमाया था, वो अमेरिका ने खुद अपने विचारों से, अपने इस युद्ध के बाद अपने पीस डील के उससे वो अब उठ जाएगा, और ईरान के पूरी युद्ध के बाद ईरान की जो छवि है उसके अनुसार गल्फ कंट्रीज को अब बिहेव करना पड़ेगा। तो ईरान को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए इसराइल ने जो जंग छेड़ी थी, उसे ईरान को सुपर पावर बनाया, दो न्यूक्लियर स्टेट के आगे उसे एक ताकतवर शक्ति के रूप में उभारा, उसने जीत हासिल की एक तरह से, नैतिक तुरंता से भी और युद्ध में भी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस युद्ध में पाकिस्तान ने ऐसी भूमिका अदा की कि जिसकी वजह से पाकिस्तान ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन रखा, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रखे और गल्फ कंट्रीज के साथ भी। और भारत बिना ये युद्ध लड़े अपने प्रधानमंत्री और उनकी कोटरी की पूरी तरह से इजराइल शरण नीति की वजह से इजराइल का गुलाम बना और ये युद्ध बिना लड़े हार गया। हर तरह से भारत के नसीब में हार आई, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करनी पड़ रही है, इजराइल को फादरलैंड कहा, और ईरान हमारा पुराना दोस्त है वो भी हमसे दूर चला गया। इजराइल से अब जब हम तेल रुपये में लेते थे और वो हम जो उसके साथ कब जब चाहे बार्टर कर सकते थे, ऐसी स्थिति थी, उसे अब हमने दाव पे लगाया। अब हम वेनेजुएला से तेल लेंगे, जो तेल ईरान के तेल से दर्जे में कम है। हम अमेरिका के कहने पे जो काम करना है वो करेंगे, जबकि सुपर पावर हमारे क्षेत्र में अब ईरान उभर आया है, और इजराइल के खिलाफ अब गल्फ कंट्रीज भी है, ईरान भी है। अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार करेगा। यूरोपियन देशों में कई देशों ने ये मान्यता दे दी कि हम जो सैंक्शंस है ईरान के वो उठाएंगे, यानी इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और भी कई देश है जिन्होंने कहा कि हम ईरान के सैंक्शंस हटाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब ईरान हमारा पुराना वफादार दोस्त है, परखा हुआ दोस्त है अच्छे बुरे टाइम में, उसका साथ छोड़कर हम इजराइल जैसे टेररिस्ट प्रोजेक्ट में शामिल हुए, संघ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के लिए और प्रधानमंत्री की अपनी पर्सनल चॉइसेस के लिए, और उसकी वजह से हमें ये मुंह की खानी पड़ी है। अब हालात ये है कि हम अमेरिका को एक तरफ से खुश करने में लगे हुए हैं, अमेरिका हमें जैसे चाहे नचा रहा है, जो कभी नहीं नचा सकता था, और दूसरी तरफ इजराइल का हमें कोई उपयोग नहीं, इजराइल हमें लायबिलिटी है, और देश में इन्फिल्ट्रेट होकर इजराइल देश को हमारे देश को खोखला कर रहा है, गुलाम बना चुका है। और ईरान एक ताकत बन के उभर आया है। अब उसके साथ दोस्ती जो हमारे टर्म्स पे और उनके टर्म्स पे हमारे बराबरी की होती थी, अगर आगे जाकर दोस्ती फिर से ठीक से करनी है तो हमारे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होगी, क्योंकि इस युद्ध में ईरान की पूरी एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व दांव पे लगा था। तब भारत ने ईरान का दिल से साथ नहीं दिया, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के जो सेलर्स थे, नौसैनिक थे, वो भारत में आए हुए थे किसी प्रदर्शन के लिए। उन्होंने बहुत लोगों ने फूल मालाएं दी, उन्होंने भी चॉकलेट लोगों का स्वीकार किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को वो मिले, और उसके बाद अमेरिका को हमारे समुद्र जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र से बाहर निकले तो उनको अमेरिका ने मार गिराया, वो मर गए। उनको बचाया श्रीलंका, जिनको बचाया वो श्रीलंका ने बचाया, और श्रीलंका ने उनको ईरान तक पहुंचाया, अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। तो श्रीलंका जैसा छोटा देश जो हिम्मत दिखा सका, ईरान के साथ दोस्ती निभा सका, इसलिए ईरान ने तब भी कहा था कि जब चाहे हम श्रीलंका को जो चाहे दे देंगे। तो हम वो नहीं किए, हमने तो अपने नौसैनिकों के लिए नहीं कर पाए भाई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे 3 सेलर मरे पड़े हैं, वहां से ला नहीं सके, उनके डेड बॉडीज नहीं ला रहे अमेरिका के डर से। तो ये हालात में हम फंस चुके हैं, क्योंकि हम इजराइल के साथ गए। इजराइल को फादरलैंड मदरलैंड वाली भाषा की, एक तो फादरलैंड इजराइल को बोलना और भारत को मदरलैंड, वो किसी के परिप्रेक्ष्य में हो गलत है, क्योंकि अगर कोई फादर है और हमारा देश मदर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेक्सुअल मतलब क्या होता है, यानी ये बहुत गलत है। तो ये प्रधानमंत्री ने अपने खुद के फायदे के लिए, अपने कॉम्प्रोमाइजेस सेटल करने के लिए वहां पर जाकर किया, और उसका हम खामियाजा भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ ईरान एक महाशक्ति के रूप में उदय हो रहा है। हम अपनी जिंदगी में एक महाशक्ति का उदय कैसे होता है, हमने आज तक तो देखा था 1989 में सोवियत यूनियन का, लेकिन एक महाशक्ति का उदय कैसे होता है,
ये हमने ईरान के रूप में हम देख रहे हैं। और वहां पर आपने देखा कि कुर्बानी देने के लिए ईरान का कोई नेता कभी कतराया नहीं। अली लारजानी हो या खुद सुप्रीम लीडर खामेनेई हो, अली लारजानी जैसे फिजिसिस्ट हो, उन्होंने अपने जीवन की कोई परवाह नहीं की और वो सारे लोग भाड़े के घर में रहते थे। एक ईरान का नेता ऐसा नहीं निकला, यानी जो लोग लड़ते रहे वो, कि जिसका कोई करप्शन हो, जिसका कोई अफेयर हो, जिनके कोई वीडियो हो, जिनके कोई कॉम्प्रोमाइजेस हो, एप्स्टीन फाइल में नाम हो। एक नेता एप्स्टीन फाइल में नहीं आया। और हमारे प्रधानमंत्री चुन के आने के 15 दिन बाद हरदीप पुरी का नाम आता है प्रधानमंत्री की तरफ से, वहां एप्स्टीन को मिलने गए थे। तो ये कॉम्प्रोमाइजेस है, देश को बड़ा या छोटा बनाते हैं। ईरान बड़ा बन गया, हम बड़े थे छोटे बन गए, क्योंकि हमारे नेता कॉम्प्रोमाइजेस करने लगे और अपनी पर्सनल अय्याशी के लिए हमारे नेताओं ने जो देश को दांव पे लगाया, उससे हम देख रहे हैं कि 2026 आते आते हम एक इनसिग्निफिकेंट कंट्री के रूप में एशिया में जी रहे हैं। हमारे पड़ोसी सारे देश हमसे आगे जा चुके हैं, चाइना, श्रीलंका, अब बांग्लादेश भी हमसे आगे जा चुका है पर कैपिटा इनकम में। और वहां पाकिस्तान ने एक तरह से विदेश नीति में हमसे आगे जा चुका है। चाइना तो उनके साथ है ही, अब अमेरिका और ईरान भी उनके साथ है, हमसे ज्यादा है। तो हमारे लिए क्या ही बचा है अब। तो ये जो स्थितियां हैं पैदा हुई, उसमें भारत की जो महानता थी उसको दाव पर लगाकर नेहरू की बदनामी करके मोदी जी ने जो हासिल किया है, वो भी एक ईरान के जो पीस डील है, यूएस पीस डील ईरान के साथ हो रहा है, उसमें आपको उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बहुत पावरफुली नजर आ रहा है। और मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि ईरान को ये पीस डील हो रहा है और ईरान जीत गया है जंग को, क्योंकि इजराइल एक टेरर प्रोजेक्ट। जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि ये पीस डील हो रही है, जाहिर सी बात है इतने दिनों में हमने 105 110 दिनों में हमने ये देखा कि कैसे एक जिसको सैंक्शन कंट्री कहा जाता था, जिसको बिल्कुल साइडलाइन किया गया था, अब उसका शुमार सुपर पावर्स में हो रहा है, क्योंकि उसने एक सुपर पावर को हराया है, घुटनों पर ला दिया है। मेरा सवाल ये है, एक भारतीय होने के नाते मेरे जहन में ये सवाल जरूर आता है कि जो रोल पाकिस्तान ने निभाया, क्या वो हिंदुस्तान नहीं निभा सकता था? दूसरा मेरा सवाल, क्या गलत टाइम पर गलत साइड जो चूज की गई है वो क्यों, और इसका नतीजा आगे भारत के लिए क्या हो सकता है? ग्लोबल साउथ का हम हिस्सा, ग्लोबल नॉर्थ के साथ हम न सिर्फ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि इतनी बेशर्मी यहाँ पर लगती है कि वो सेलर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। हम नहीं कह रहे, बल्कि वो सेलर्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सेलर की बॉडी यहाँ पर है और वो 3 दिन से ऐसी पड़ी हुई है, हम उसका कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है? और कौन निशाना बना रहा है? अमेरिका निशाना बना रहा है। मोदी जी फ्रांस में हैं, वहां पर वो नाच गाने का मजा ले रहे हैं, यहाँ पर जान जा रही है। ये आखिर किस तरह के एक असमंजस में, या किस तरह की मुश्किल दुविधा में, या अजीब तरह की पोजीशन में भारत को लाकर खड़ा कर दिया गया है इन 12 सालों में? और ईरान की इस जीत के बाद कितनी और बदलने जा रही हैं परिस्थितियां, क्योंकि ईरान की जीत मतलब चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, अमेरिका भी उनके साथ है। एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू हैं पाकिस्तान के। तो इसको कैसे देख रहे हैं, इस जटिलता को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पड़ोसियों में हमारा कोई दोस्त नहीं रहा, दुश्मन बन गए हैं। टर्की हमारा दोस्त नहीं है, दुश्मन ही मानिए आप तो राजनीतिक दृष्टि से। और दूसरी बात यह है कि इजराइल के लिए हमने इस्लामोफोबिया इस देश में था ही नहीं कभी, उसको लाया। आपको एक बात याद दिलाता हूं मैं, एक राजनीतिक अंदरूनी राजनीति। 1966 में इंदिरा जी ने आरएसएस पे किसी भी सरकारी संगठन या सरकारी संस्था में आरएसएस की जिसकी मेंबरशिप ऐसे व्यक्ति को शामिल होने से मना करने वाला रूल बनाया था, कानून बनाया था। वो कानून को खारिज 2024 में मोदी जी ने किया। अब इंदिरा जी ने जो कानून बनाया था वो बड़ा सोच समझ के बनाया था। 40 साल आरएसएस अगर सांस्कृतिक संगठन होती तो कोई बैन नहीं लगाते। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रही है, इसलिए वो बैन था। और इसका डायरेक्ट संबंध इजरायली उसकी इन्फिल्ट्रेशन से था हिंदुस्तान के अंदर। और उस इन्फिल्ट्रेशन का सीधा मतलब यह था कि भारत के मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिस्थिति पैदा करना, और भारत की डाइवर्सिटी और उससे पैदा होने वाली इकोनॉमी अच्छी, उसको खतरा पैदा करना। और वो हो गया क्योंकि आरएसएस के रूप में इजराइल इन्फिल्ट्रेट कर चुका है देश की हर संस्था में। आप देख रहे हो कि आरएसएस के जो प्रधानमंत्री है वो आपने जो जिक्र किया, फ्रांस में नाच देख रहे हैं, वहां हमारे जो नौसैनिक है उनके डेड बॉडीज पड़े हुए हैं, उसको वापस नहीं। और हमारी मित्र देश, जिसको वो मित्र कहते हैं, वो अमेरिका हमारा मित्र देश एक्चुअली है, था 2012 में था, 2010 में था, लेकिन इंदिरा जी ने क्लैरिटी से कहा था अमेरिका हमारा दोस्त है, बॉस नहीं। आज हमारा अमेरिका दोस्त नहीं, बॉस है। और इजराइल से हमारा एक तटस्थ मित्र का नाता था, उसको तोड़ने की साहस वाजपेयी ने भी किया, लेकिन वो मोदी ने किया। उनको लगा मैं बहुत ये हूं। आज की तारीख में आरएसएस पूरा घुस चुका है सरकारी संस्थाओं में। आप देखिए क्या क्या हो रहा है।
आपको पेट्रोल में गन्ने का जूस डाला जा रहा है। वहाँ पेट्रोलियम मंत्री एप्स्टीन को मिलने गए थे, वो कंटिन्यूस एप्स्टीन को मिलते रहे। वहाँ आपके एजुकेशन मिनिस्टर वो एक भी एग्जाम ठीक तरह से नहीं ले पा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नाच गाने का शौक है, उनको झाल मुड़ी खाने का, भारत में झाल मुड़ी खाते हैं, विदेश में वो गोरे बच्चों को हाथ में लेके उनसे प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने बच्चे जो है वो देश के लिए अपने जहाजों पर जा रहे हैं, उनके ऊपर बमबारी होती है, उसके ऊपर उफ तक नहीं करते। ये आरएसएस के सपूत है सारे जो राज्य करे हैं। तो आप समझिए इंदिरा जी ने कितना सोच के बनाया था रूल को, उसको तोड़ने का नतीजा यह है कि भारत एक पूरे एशिया में सबसे एक दुर्बल देश बन के उभर आया है। 12 सालों में हमने देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके व्यक्तियों के हितों को ऊपर रखा। 4 लोगों को ये हित के लिए पूरा देश बलि चढ़ रहा है आज की तारीख में। दूसरा, हमने इजराइल का इन्फिल्ट्रेशन किया, इसलिए हमने इस्लामोफोबिक देश बनाया, जो ज्यादातर इस्लामोफोबिक है नहीं, लेकिन हमें बर्ताव इस्लामोफोबिक सार्वजनिक जीवन में करने पे बाध्य किया जा रहा है। और ना ही सिर्फ इस्लामोफोबिक, सिखों पे, क्रिश्चियंस पे, हर दलित पे, हर पिछड़े, आदिवासी, जल, जंगल, जमीन, इस देश के नागरिक का जो भी हक है उसको सरकार एक तरफा अपनी तरफ से जंग में झोंक रही है। और जो अमन पसंद और संविधान पसंद लोग हैं उनके खिलाफ एक तरफा जंग छेड़कर इस देश को साइकोलॉजिकल गाजा में परावर्तित कर चुके हैं। ये सारी चीजें जो हुई उसके बैकग्राउंड में ईरान की जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि ईरान की जीत की वजह से इजराइल अब प्रतिशोध की भावना से लेबनान जला रहा है, गांव जला रहा है। इजराइल ने पूरी अपनी जीवन यानी प्रोजेक्ट इजराइल के लाइफ स्पैन में उन्होंने दूसरे देशों को जलाने की, दूसरे बच्चों को मारने के सिवाय यही किया है उन्होंने। इन 12 सालों में पूरी तरह से हम मिट्टी में मिल गए ये सारे हित भारत के। हमें भारत के हित चाहिए, मोदी जी और उनके मित्रों के हित नहीं। मोदी ये भारत नहीं होते। तो ये जो भारत के संप्रभुता, भारत के लोगों का हित, भारत का जल जंगल जमीन और भारत की डाइवर्सिटी, उसको चुनौती देने वाली जो ताकतें हैं, अंदर ताकत है आरएसएस और बाहर इजराइल, उसको आगे बढ़ने का मतलब है भारत को पूरे एशिया में पावरफुल देश से एक दुर्बल देश बनाना, और वो बनाया है मोदी जी ने। और ईरान एक महासत्ता के रूप में उभरने की वजह से इस चीज को अब अलग तरीके से देखा जाएगा पूरे उस परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि अब गल्फ कंट्रीज के साथ हम वैसे नहीं रह सकते। गल्फ कंट्रीज अब वही सुनेगा जो ईरान कहेगा, तब हम क्या ही करेंगे। अब ईरान याद तो रखेगा, लेकिन खैर वो ईरान को ये मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता उसके ईरान के साथ रही है। हिंदुस्तान की अभी की सरकार जो आवाम जो है वो उनके साथ समस्या पैदा कर रही है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि एस जयशंकर बैठे हुए थे और कैसे वो बता रहे थे कि रशिया का जो सैंक्शन ऑयल है वो पहले मना किया और कि अमेरिका ने लेने के लिए कहा तो हमने वो लेना शुरू कर दिया, तो इकोनॉमी में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो कैसे अपनी हार, शर्म और इस सब को भी किस बेशर्मी से बैठकर बता रहे थे, वो हमने देखा। और लगातार हमने देखा कि अमेरिका अपनी टर्म्स को किस तरह से डिक्टेट करता हुआ नजर आया। आज वही अमेरिका घुटनों पर है, आज वही अमेरिका बेचैन बेकरार कि कैसे ईरान उसके जो शर्तें तय हुई हैं उन पर सिग्नेचर कर दे, ताकि वो झूठे के लिए ही सही वो कह दे कि देखिए युद्ध खत्म हो गया। लगातार वो एयरफोर्स खत्म, आर्मी खत्म, ये करता रहा, लेकिन कुछ नहीं। ईरान ये बता रहा है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये सब कुछ हो रहा है और आने वाले 60 दिन बेहद महत्वपूर्ण। क्या आपको लगता है सबसे बड़े प्लेयर अमेरिका के बाद क्या जिनकी हार हुई है, जिनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, इजराइल, और क्या उसमें आप भारत को भी शामिल करेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमारा हमेशा दोस्त रहा, लेकिन हमारे टर्म्स पे। वो बात इस बार बदल चुकी है। हम हर चीज के लिए अमेरिका की परमिशन चाहते हैं। और मोदी जी के एक मित्र हैं जो क्रोनीज हैं, वो भारत के लिए गले का फांस फंदा बन के अमेरिका के हाथ में गले का फांसी का फंदा बने हुए हैं। तो उनको बचाने के लिए हम बलि चढ़ रहे हैं। देश नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, क्योंकि उन्होंने बच्चे, बूढ़े, औरतें, निर्बल, बेसहारा लोग, इनको दुनिया भर में, यानी उनके हाथ में जो लगा वो हथियार लेके, फास्फोरस लिया, जो भी लेके जलाते रहे। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप माय फ्रेंड करके बात करना और उसके छोटे से देश को, जो हमारे एक राज्य से भी छोटा है, उसे फादरलैंड किसी का बताना, ये अपने आप में उपदेश बनाने वाला है। उपदेश यानी सब कंट्री। तो हम इजराइल के सब खुद ही को मानने लगे तो दुनिया क्या ही करेगी। हमारा रिस्पेक्ट करने की पूरी दुनिया ने पुरजोर कोशिश की, रशिया ने की, ईरान ने की, ये समय में भी की, लेकिन एक प्रधानमंत्री है और उनके साथी जो हैं वो भारत देश का आदर दुनिया में रहने नहीं दे रहे हैं। जो इजराइल की अब हालत होगी उससे बुरी हालत भारत की होगी, क्योंकि भारत का उपयोग इजराइल को है। इजराइल का भारत को कोई उपयोग नहीं। इजराइल का उपयोग मोदी जी को लोगों के आपके फोन में पेगासस डालने के लिए, ईवीएम हैक करने के लिए, ये काम सब इजराइल करता है।
मोसाद का ये सारे काम कराने के लिए उनको जरूरी थी। वो आरएसएस के लिए काम कर सकते हैं, भारत के लिए क्या करेगा इजराइल? कुछ नहीं। एक ड्रिप इरिगेशन छोड़ के इजराइल के पास कुछ नहीं भारत को देने के लिए। और हथियार, जो हथियार मोदी मित्र बना रहे हैं, अभी असेंबल कर रहे हैं देश में, और वापस इजराइल को ही लड़ने के लिए दे रहे हैं। तो ईरान के वॉर में जो क्रोनीज है मोदी मित्र, उनका भी बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने हथियार सप्लाई किए हैं और उनके नाम बहुत लंबी एक लिस्ट है उनकी। और आपको पता होगा ये यूएस के पास है, ये ईरान के पास है, ये इजराइल के पास है। तो कल अगर कुछ ये करना चाहें तो ये अमेरिका वो लिस्ट पब्लिश कर देगा और डिटेल्स बता देगा। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने बोला था ना कि मैं आप भारत के प्रधानमंत्री जी का राजनीतिक करियर खत्म नहीं करना चाहता बात करके। तो वही बातें थी सारी। अब 17 तारीख को आने वाले दिनों में फ्रांस में प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे। तो आप दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, तब देखिए। अभी 17 आनी है ना, मैं अभी से बोल रहा हूँ आपको। जिस तरह से हमने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया है विश्व पटल पर, उसके बाद हमें एक संप्रभुता वाला और एक पावरफुल नेशन कहलाने का हक नहीं रहता जब तक हम ये सरकार, ये प्रधानमंत्री और उनके ये साथी बदल नहीं देते। और हाँ, ईरान की जीत ये दिखाती है, अगर सत्य के लिए आप डट कर खड़े होते हो तो क्या ही न्यूक्लियर और क्या ही पावर। तो मोदी और तानाशाह और अमित शाह और ये शाह, वो सब कुछ नहीं होता सत्य के सामने। सत्य अजय है, लेकिन आपको सीना तान कर खड़ा रहना पड़ेगा। सबसे शायद सबसे मारक आपकी बात है जो अभी आपने कही, और ये भी कि सत्य जो है वो जाहिर सी बात है कि अजय है। और अगर भारत भी इसका कुछ परसेंट भी दुनिया के सामने दिखाता तो आज इस जो जीत है, जो जश्न है, जिस खित्ते के लिए ये हो रहा है, उसमें वो भी शामिल होता। लेकिन उसने अमेरिका और इजराइल के साथ और यूएई के साथ खड़ा होना उसने ज्यादा उसे लगा कि उसके लिए मुफीद है, क्योंकि हमें सबको पता है कि वहाँ किस तरह के उसके इंटरेस्ट हैं। जी जी। भारत नहीं, मोदी की सत्ता, मोदी रेजिम। भारत हमेशा इजराइल के खिलाफ इस जंग में और ईरान के साथ खड़ा था। आपने देखा ईरान ने जब मांगा तो लोगों ने अपने गहने निकाल कर दिए, पैसे दिए। हमने जितना लिखा है ईरान के पक्ष में, आपने जितना बोला है, वो सारी बातें जो है वो भारत ईरान से प्यार करता है, इजराइल से नहीं, ये दर्शाता है। इसकी वजह यह है कि ईरान ने कभी बच्चों को नहीं मारा, युद्ध भी हुआ तो उनके घर तक आया तो भी, और इजराइल के अंदर कुछ कोई आया ही नहीं था, उन्होंने दूसरों के घर में जाके बच्चों को मारा। हम उनको सपोर्ट करना, हमारा गांधी जी का देश नहीं करता ये मोदी जी का नीति कर सकती है और आरएसएस नीति कर सकती है। आरएसएस इज अ टेररिस्ट प्रोजेक्ट एंड इजराइल इज अ टेररिस्ट प्रोजेक्ट।